हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की वीडियो की शुरुआत हम NCERT गणित कक्षा 12 की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 19 से करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, आप इसे पढ़ लीजिए। ठीक, इसमें दिया है कुल 30,000 रुपये का कोष है। कितने का कोष है? 30,000 रुपये का। ये हो गए 30,000 रुपये। ठीक, और क्या किया जाता है, इस 30,000 रुपये के कोष को दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित किया जाता है। तो कौन कौन से बांड है? एक हो गया ये हो गया प्रथम बांड, और दूसरा हो गया द्वितीय बांड। तो मान लिए प्रथम बांड है X रुपये का। कितने का है? X रुपये का। ठीक, तो टोटल हमारे पास 30,000 रुपये हैं। 30,000 से X रुपये जब निकल जाएंगे तो बचेंगे द्वितीय बांड के लिए कितने रुपये? 30,000 माइनस X रुपये। अब प्रथम बांड पर जो ब्याज की दर है वो है 5% वार्षिक, तो ये हो गई 5% वार्षिक। और जो द्वितीय बांड पर ब्याज की दर है वो है 7% वार्षिक, तो ये हो गई 7%। ठीक, अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम साधारण तरीके का प्रयोग करेंगे। ठीक, परंतु ये तरीका आपको नहीं प्रयोग करना है, ये तरीका हम केवल आपको समझने के लिए बता रहे हैं। तो लिखेंगे माना प्रथम बांड X रुपये और द्वितीय बांड 30,000 माइनस X रुपये का है। तो यहाँ पर मान लिए कि जो पहला बांड है या प्रथम बांड है वो X रुपये का है, और जो द्वितीय बांड है वो है 30,000 माइनस X रुपये का। ठीक, फिर हम छोटे क्लास में अभी सूत्र हम पढ़ चुके हैं, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। लिखेंगे साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, और बटे में क्या होता है? 100। ठीक, तो देखते हैं कि प्रथम बांड पर ब्याज कितना होगा। लिखेंगे प्रथम बांड पर ब्याज। तो प्रथम बांड पर ब्याज। ठीक, मूलधन, तो मूलधन हमारे पास कितना है? X रुपये का। लिख देंगे X गुणे दर कितनी है प्रथम बांड पर? 5% है, तो लिख देंगे 5 गुणे समय। यहाँ वार्षिक पूछ रहा है तो समय हो जाएगा 1 वर्ष, तो यहाँ पर लिख देंगे समय 1 वर्ष बटे 100। तो ये प्रथम बांड पर ब्याज आ गया जाके 5x बटे 100 रुपये। ठीक, अब देखते हैं कि द्वितीय बांड पर ब्याज कितना होगा। लिखेंगे द्वितीय बांड पर ब्याज। तो द्वितीय बांड पर ब्याज फिर यही हम सूत्र लगाएंगे, कौन सा? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो द्वितीय बांड के लिए मूलधन कितना है? 30,000 माइनस X रुपये, तो यहाँ पर लिखेंगे 30,000 माइनस X। ठीक, और दर कितनी है? 7%, तो लिख देंगे गुणे 7, और यहाँ भी वार्षिक पूछ रहा है। ठीक, तो समय हो जाएगा 1 ईयर या 1 वर्ष, तो 1 रख दिए यहाँ पर बटे 100। तो ये जब 30,000 में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 2,10,000 माइनस 7 जब गुणा करेगा X में तो ये हो जाएगा 7x बटे में 100। अब निकालेंगे कुल वार्षिक ब्याज। तो कुल वार्षिक ब्याज हो जाएगा प्रथम बांड पर ब्याज और प्लस द्वितीय बांड पर ब्याज। तो प्रथम बांड पर ब्याज कितना है? 5x बाई 100, ये हो गया 5x बटे 100 प्लस 2,10,000 माइनस 7x बटे में कितना है? 100। ठीक, अब हमें ए पार्ट में दिया है कितना? हमें ए पार्ट में दिया है कि कुल वार्षिक ब्याज कितना हो? 1,800 रुपये हो। ठीक, तो कुल वार्षिक ब्याज को हम 1,800 के बराबर कर देंगे, तो लिखेंगे ए पार्ट
में लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या हमें दिया है, जो कुल वार्षिक ब्याज है वो 1800 रुपये है। ठीक, तो ये आया है कुल वार्षिक ब्याज, तो इसको हम 1800 के बराबर कर देंगे। लिखेंगे 5x बाई 100 प्लस 2,10,000 माइनस 7x अपान में 100 इजकल टू 1,800। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इधर लासा लेंगे, लासा लेने के बाद पक्षांतर करेंगे और इसको हम हल करके x का मान निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो x का मान आएगा वो आएगा 15,000। ठीक, अब हम x बराबर 15,000 जब इसमें रख देंगे तो द्वितीय बांड भी क्या हो जाएगा, वो भी 15,000 का आएगा। ठीक, तो यहाँ पर प्रथम बांड माने हैं x रुपये का, तो प्रथम बांड हो गया 15,000 का। ठीक, और द्वितीय बांड माने हैं कितने का, 30,000 माइनस x का, तो यहाँ पर जब x की जगह पर 15,000 रखेंगे। ठीक, तो 30,000 माइनस 15,000, तो दूसरा बांड भी 15,000 का आएगा। ठीक, परंतु इस तरीके से आपको क्वेश्चन नहीं लगाना है। माना प्रथम बांड में x और द्वितीय बांड में 30,000 माइनस x रुपये निवेशित किए जाते हैं। लिखेंगे कुल वार्षिक ब्याज, कुल वार्षिक ब्याज तो कुल वार्षिक ब्याज निकालने के लिए हम आव्यूह के गुणनफल के बेसिक कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। मान लिए ये एक आव्यूह है जिसमें अवयव हैं 1 2 3 4, और ये दूसरा आव्यूह है जिसकी हमें गुणा करनी है, उसमें अवयव हैं 5 6 7 8। इन दो आव्यूहों की हमें गुणा करनी है, तो इसके लिए हम पहले आव्यूह की रो लेंगे, ये हो गई पहले आव्यूह की पहली रो, और इसकी गुणा कराएंगे हम दूसरे आव्यूह की पहली कॉलम से, ये हो गई दूसरे आव्यूह की पहली कॉलम, या कहें दूसरे आव्यूह का पहला स्तंभ। ठीक, इसके बाद इसकी गुणा कराएंगे हम दूसरे आव्यूह की दूसरी कॉलम से, ये हो गई दूसरे आव्यूह की दूसरी कॉलम। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब दो आव्यूहों की गुणा कराते हैं तो पहले आव्यूह की पंक्ति लेते हैं और दूसरे आव्यूह की कॉलम लेते हैं, या कहें दूसरे आव्यूह का स्तंभ लेते हैं। यहाँ पर जो गुणा में आव्यूह लिखेंगे तो पहला आव्यूह होगा हमारा पंक्ति आव्यूह। क्यों होगा, क्योंकि गुणा में पहले आव्यूह की हम पंक्ति लेते हैं। ठीक, और दूसरा जो यहाँ पर आव्यूह लिखेंगे वो होगा स्तंभ आव्यूह। क्यों होगा, क्योंकि गुणा में दूसरे आव्यूह का हम स्तंभ लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्रथम बांड और द्वितीय बांड में जमा की गई राशि है उसको हम पंक्ति आव्यूह के रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा, पहले बांड में जमा की गई राशि है x, और दूसरे बांड में जो जमा की गई राशि है वो है 30,000 माइनस x, 30,000 माइनस x। इसको हमने लिख लिया किस रूप में, पंक्ति आव्यूह के रूप में। अब जो दूसरा आव्यूह लिखना है, दूसरा आव्यूह हम किसका लिखेंगे, इनके जो ब्याज की दर है, तो पहले बांड पर ब्याज की दर है 5% और दूसरे बांड पर जो ब्याज की दर है वो है 7%। तो ब्याज की दर को हम स्तंभ आव्यूह के रूप में लिखेंगे। तो ये हो गया जाके 5% और 7%। अब यहाँ पर हमें दो आव्यूहों की गुणा करानी है, तो इसके लिए हम पहले आव्यूह की क्या लेंगे, अभी बता चुके यहाँ पर पंक्ति लेंगे, और दूसरे आव्यूह की क्या करेंगे, कॉलम लेंगे, या कहें स्तंभ लेंगे। तो गुणा हो जाएगी, x की जब 5% में गुणा होगी तो ये हो जाएगा x गुणे 5% प्लस, ये चिन्ह आव्यूह का लगा लेंगे, 30,000 माइनस x की गुणा होगी 7% में, तो ये हो जाएगा 30,000 माइनस x गुणे 7%। अब हम परसेंट का जब चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x गुणे 5/100 प्लस ये 7, चलो अभी लिख लें इस स्टेप को, तो ये हो जाएगा 30,000 माइनस x गुणे 7/100, तो ये हो जाएगा 5x/100 प्लस 7 की गुणा जब 30,000 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 2,10,000 माइनस 7 की गुणा जब x में होगी तो 7x बटे में कितना है 100। अब यहाँ पर हम 100 लासा लेंगे, ये हो गया लासा 100, तो
तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x बराबर, यहाँ पर 5x प्लस का है और 7x है माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 2,10,000 बटे 100। फिर फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है जो कुल वार्षिक ब्याज है वो कितना है 1800 रुपये। लिखेंगे ए पार्ट में, लिखेंगे प्रश्नानुसार हमें क्या दिया है, हमें दिया है जो कुल वार्षिक ब्याज है वो 1800 रुपये है। तो कुल वार्षिक ब्याज ये आया है, इसको हम 1800 के बराबर कर देंगे और x का मान निकाल लेंगे। तो देखते हैं, माइनस का 2x प्लस 2,10,000 बटे 100 बराबर किसके हैं 1800 के। अब अवयव के दोनों तरफ चिन्ह हटा देंगे, तो हो जाएगा 2x प्लस 2,10,000 बटे में 100 बराबर 1800। अब 100 ये इधर गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 2,10,000 बराबर, ये जब 100 इधर गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 1,80,000, 1,80,000। अब माइनस का 2x बराबर 1,80,000 माइनस 2,10,000, माइनस का 2x बराबर बचेगा माइनस का 30,000, माइनस और माइनस कट गए, x बराबर 30,000 और ये वाला 2 बटे में आ जाएगा बटे 2, तो ये x बराबर 30,000 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो आएगा 15,000 रुपये। तो यहाँ पर हम मान चुके हैं कि जो प्रथम बांड है वो x रुपये का है, तो प्रथम बांड कितने का हो गया 15,000 का, और जो द्वितीय बांड है वो 30,000 माइनस x रुपये का है, तो ये हो जाएगा 30,000 माइनस 15,000 बराबर क्या बचेगा 15,000, तो द्वितीय बांड भी आ जाएगा 15,000 का। तो लिखेंगे प्रथम बांड बराबर 15,000 रुपये, एक ही आंसर हो गया। फिर लिखेंगे द्वितीय बांड बराबर 30,000 माइनस x है, और x का मान कितना आया है 15,000, तो लिख देंगे 30,000 माइनस 15,000, तो 30,000 से जब 15,000 निकालेंगे तो बचेगा 15,000, तो द्वितीय बांड आ जाएगा कितने का 15,000 रुपये का। तो यहाँ पर प्रथम बांड भी 15,000 का है और द्वितीय बांड भी 15,000 का है। बी पार्ट में दिया है, बी पार्ट में दिया है कि कुल वार्षिक ब्याज कितना है 2,000 रुपये। तो यहाँ पर ये आया है कुल वार्षिक ब्याज, इसको हम 2,000 के बराबर करेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार माइनस का 2x प्लस 2,10,000 बटे 100 बराबर कितना 2,000। अब दोनों तरफ अवयव का चिन्ह हटा देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 2,10,000 बटे 100 बराबर 2,000। अब 100 ये इधर गुणा करेगा, तो लिखेंगे माइनस का 2x प्लस कितना 2,10,000 बराबर ये हो जाएगा 2 लाख। अब लिखेंगे माइनस का 2x बराबर 2 लाख माइनस 2,10,000, तो ये बचेगा माइनस का 2x बराबर माइनस का 2x बराबर माइनस का 10,000, माइनस और माइनस कट गए, x बराबर 10,000 बटे 2, तो x बराबर आ जाएगा 5,000। तो प्रथम बांड कितने का माने है x का, तो प्रथम बांड आ जाएगा, प्रथम बांड बराबर कितने का आ जाएगा 5,000 का, एक ही आंसर आ गया। ठीक, और जो द्वितीय बांड माने हैं वो है 30,000 माइनस x रुपये का, तो लिखेंगे द्वितीय बांड, द्वितीय बांड
बराबर 30,000 माइनस एक्स, एक्स का मान कितना आया है 5,000, तो लिखेंगे 30,000 माइनस 5,000, तो ये हो जाएगा 25,000। एक ही आंसर आ गया। ठीक, तो इस वाले पार्ट में या कहें बी वाले पार्ट में प्रथम मान आया है 5,000 का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, आप इसे पढ़ लीजिए। इसमें दिया है 10 दर्जन रसायन विज्ञान की पुस्तकें हैं और 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की पुस्तकें हैं, और क्या है 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। और क्या दिया है, रसायन विज्ञान की एक पुस्तक का मूल्य 80 रुपये है, भौतिक विज्ञान की एक पुस्तक का मूल्य 60 रुपये है तथा अर्थशास्त्र की एक पुस्तक का मूल्य 40 रुपये है। तो हमें यहाँ पर पता करना है कि दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो लिखेंगे दुकान को प्राप्त कुल धनराशि। क्वेश्चन नंबर 20, दुकान को प्राप्त कुल धनराशि, कुल धनराशि। तो दुकान को प्राप्त कुल धनराशि बराबर, इसमें जो पुस्तकों की संख्या है उसको हम पंक्ति अवयव के रूप में लिखेंगे, क्योंकि अभी हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं जो पहला अवयव लिखते हैं वो होता है पंक्ति अवयव। ठीक, और जो दूसरा अवयव लिखते हैं गुणा में उसको हम लिखते हैं स्तंभ अवयव के रूप में। तो यहाँ पर जो पुस्तकों की संख्या है उसको हम लिखेंगे पंक्ति अवयव के रूप में। ये हो गया पंक्ति अवयव। तो इसमें रसायन विज्ञान की पुस्तकें हैं 10 दर्जन और एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, तो 10 दर्जन है तो ये हो जाएंगी 10 गुणे 12। ठीक, भौतिक विज्ञान की हैं 8 दर्जन पुस्तकें, तो ये हो जाएंगी 8 गुणे 12। अर्थशास्त्र की है 10 दर्जन पुस्तकें, तो ये हो जाएंगी 10 गुणे 12। ये हो गया कौन सा अवयव, पंक्ति अवयव। ठीक, अब जो प्रति पुस्तक मूल्य है उसको हम लिखेंगे स्तंभ अवयव के रूप में। ये हो गया स्तंभ अवयव। तो रसायन विज्ञान की एक पुस्तक का मूल्य है 80 रुपये, यहाँ पर लिख देंगे 80। और भौतिक विज्ञान की एक पुस्तक का मूल्य है 60 रुपये, अर्थशास्त्र की एक पुस्तक का मूल्य है 40 रुपये। अब हम इन दोनों अवयवों की आपस में गुणा करा देंगे तो पता चल जाएगा हमें कि दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई। बराबर, तो 10 गुणे 12 ये हो जाएगा 120, 8 गुणे 12 ये हो जाएगा 96 और 10 गुणे 12 120। ये अवयव गुणा में है 80, 60 और 40। अब अवयव की गुणा करने के लिए हम पहले अवयव की रो लेंगे और दूसरे अवयव की क्या लेंगे, कॉलम लेंगे। तो देखते हैं गुणा क्या आएगी। 120 गुणे 80 तो हो जाएगा 9600, 9600 रुपये आ जाएगा। प्लस 96 गुणे 60 तो 6 छाक 36 के 6 हासिल है 3 और 6 9 54 3 57 और ये 0, तो ये हो गया 5,760 रुपये। प्लस 120 गुणे 40 तो 12 चौक 48 और 00, तो ये हो गया 4,800 रुपये। अब हम इन सबको आपस में जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 0, फिर 6, इसके बाद 8 और 7 15 और 6 21 का 1 हासिल है 2, 2 4 6, 6 5 11, 11 9 20, तो ये आ गया जाके कितना 20,160 रुपये। तो दुकान को कुल प्राप्त धनराशि हो जाएगी 20,160 रुपये। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, आप इसे पढ़ लीजिए। इसमें दिया है अवयव x की कोट 2 क्रॉस n है, अवयव y की कोट 3 क्रॉस k है, अवयव z की कोट 2 क्रॉस p है, अवयव w की कोट n क्रॉस 3 है और अवयव p की कोट p क्रॉस k है। तो हमसे पूछ रहा है कि py प्लस wy की कोट क्या होगी। तो अवयव p की कोट है p क्रॉस k इंटू दूसरा अवयव है y, तो y की कोट है 3 क्रॉस k, यहाँ पर लिख देंगे 3 क्रॉस k, प्लस अवयव w की कोट, तो अवयव w ये है, इसकी कोट है n क्रॉस 3 और अवयव y की कोट है 3 क्रॉस k, यहाँ पर लिख देंगे अवयव w की कोट है 3 क्रॉस k। अब यहाँ पर हमें दो अवयवों की गुणा करनी है, तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम सबसे पहले अवयव के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लिया ये कोई अवयव है जिसकी कोट है 2 क्रॉस 3, जिसमें 2 रो हैं और 3 क्या है कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, और इस अवयव में ये जो लिख रहे हैं इसमें गुणा करनी है। इसकी कोट है
2 क्रॉस 2, इसके अवयव 1 2 3 4। तो सबसे पहले वाले अवयव की हम रो लेंगे, ये हो गई सबसे पहले वाले अवयव की रो, और इसकी गुणा कराएंगे दूसरे अवयव की कॉलम से इससे। तो 1 की गुणा 1 में हो जाएगी, इसके बाद 2 की गुणा 3 में हो जाएगी, फिर हम 3 की गुणा किस में कराएंगे, इसमें कोई अवयव ही नहीं है, तो ये गुणा संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि पहले अवयव में कॉलम की संख्या है 3 और दूसरे अवयव में रो की संख्या कितनी है, 2 है। क्या ये दोनों संख्याएं समान हैं? नहीं समान हैं, तो इसलिए ये गुणा संभव नहीं है। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। ये एक अवयव हो गया 2 क्रॉस 3 का, यही ले लेते हैं, ये भी लिखा है 2 क्रॉस 3 का, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये हो गया 2 क्रॉस 3 का अवयव। अब अगला अवयव जिसे हमें गुणा करानी है वो हम ले रहे हैं 3 क्रॉस 3 का, ये हो गया 3 क्रॉस 3 का अवयव, इसके अवयव 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो गुणा कराने के लिए हम पहले अवयव की पहली रो ले रहे हैं, रो लेंगे और उसकी गुणा कराएंगे हम दूसरे अवयव की पहली कॉलम से, ये हो गई दूसरे अवयव की पहली कॉलम, फिर दूसरे कॉलम में गुणा कराएंगे, फिर इसकी हम गुणा तीसरे कॉलम में कराएंगे। तो यहाँ पर 1 की गुणा 1 में हो जाएगी, फिर 2 की गुणा 4 में होगी और 3 की गुणा क्या होगी, 7 में होगी। तो यहाँ पर देखो इसके सभी अवयवों की गुणा इसमें हो रही है, तो ये गुणा संभव है। ऐसे हम पहली रो को उठा करके दूसरे कॉलम में गुणा करा देंगे, फिर पहली रो की गुणा हम तीसरी कॉलम में कराएंगे, इसके बाद हम दूसरी रो उठाएंगे, उसकी गुणा पहली कॉलम में, फिर दूसरी कॉलम में, फिर तीसरी कॉलम में। ठीक, तो यहाँ पर गुणा कब संभव हुई है, जब पहले अवयव में कॉलम की संख्या कितनी है, यहाँ पर 3 है, और दूसरे अवयव में रो की संख्या, दोनों ये संख्याएं क्या हैं, बराबर हैं। ठीक, तब ये गुणा संभव हुई है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर पहले अवयव में कॉलम की संख्या और दूसरे अवयव में रो की संख्या बराबर है, ठीक, तो ये गुणा संभव होगी या गुणा परिभाषित है। जब तक पहले अवयव में कॉलम की संख्या और दूसरे अवयव में रो की संख्या बराबर नहीं होगी तब तक हम गुणा नहीं करा सकते या गुणा संभव नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर ये अवयव है 2 क्रॉस 3 का, यहाँ पर अवयव कैसा है, 3 क्रॉस 3 का। अब इन दोनों की जब गुणा कराएंगे तब हम देखते हैं कि अवयव में कितने क्रॉस कितने का मिलेगा या अवयव की कोटि क्या होगी। तो इस कॉलम की गुणा होगी, इस रो की गुणा होगी पहली कॉलम में, तो यहाँ पर एक अवयव आएगा, फिर इस रो की गुणा होगी दूसरी कॉलम में, तो यहाँ पर एक अवयव आएगा। ठीक, फिर पहली रो की गुणा होगी तीसरी कॉलम में, तो यहाँ पर एक अवयव आएगा। इसके बाद हम दूसरी रो लेंगे, उसकी गुणा हम पहली कॉलम में कराएंगे, तो यहाँ पर एक अवयव आएगा। इसके बाद दूसरी रो की गुणा हम किसमें, दूसरी कॉलम में कराएंगे, तो यहाँ पर एक अवयव आएगा। इसके बाद इसका मतलब हो गया जाके दूसरी रो की गुणा हम कराएंगे तीसरी कॉलम में, तो यहाँ पर एक अवयव आएगा। ठीक, तो इस प्रकार इन दोनों की गुणा से जो हमें अवयव मिल रहा है वो ये मिल रहा है। देखते हैं इसकी कोटि क्या होगी। तो इसमें कितनी रो हैं, 2 रो हैं, और कॉलम कितनी है, 3 है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकल आया कि अगर ये 2 अवयव हैं, ठीक, और पहले अवयव में कॉलम की संख्या और दूसरे अवयव में रो की संख्या समान है तो गुणा संभव है। और साथ ही जो गुणनफल से हमें अवयव मिलेगा उसकी कोटि के लिए हम ये भूल जाएं और ये भूल जाएं। ठीक, अब इसमें क्या बचा, 2 बचा, और इसमें क्या बचा, 3 बचा, तो इसकी कोटि कितनी हो गई, 2 क्रॉस 3 हो गई। या कहें जो पहले अवयव में किसकी, रो की संख्या इंटू दूसरे अवयव में कॉलम की संख्या, इन दोनों का क्रॉस क्या होगा, गुणनफल से प्राप्त अवयव की कोटि होगी। ठीक, अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 अवयवों की गुणा करनी है। तो गुणा तभी संभव होगी जब क्या बता चुके, पहले अवयव में कॉलम की संख्या बराबर हो दूसरे अवयव के रो की संख्या के। तो पहले अवयव में कॉलम की संख्या कितनी है, k है, और दूसरे अवयव में रो की संख्या कितनी है, 3 है। तो यहाँ से k बराबर निकलेगा 3, k बराबर कितना आ गया, 3। ठीक, तब ये गुणा संभव हो गई। ठीक, इसके बाद जो दूसरा वाला अवयव है, तो दूसरे वाले अवयव, ये जो सेकेंड पार्ट है, इसमें जो पहला अवयव है उसमें जो कॉलम की संख्या वो 3 है, और जो दूसरा अवयव है उसमें रो की संख्या क्या है, 3 है। यहाँ ये दोनों संख्याएं क्या हैं, समान है, तो ये गुणा संभव है। अब इन दोनों की गुणा से जो अवयव मिलेगा उसकी देखते हैं कोटि क्या होगी। तो यहाँ पर अभी हम बता चुके हैं कि ये जो समान चीज़ें होंगी उनको हम भूल जाएंगे, शेष जो बचेंगे उनको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर k इसमें है और 3 की जगह पर भी k मान चुके हैं, या कहते हैं ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो जो गुणनफल से अवयव मिलेगा उसकी कोटि हो जाएगी p क्रॉस k। इसको भूल जाएंगे, p क्रॉस k हो गई, प्लस इन दोनों की गुणा से जो अवयव मिलेगा वो यहाँ पर हम लिख रहे हैं।
इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इस 3 और इस 3 को हम भूल जाएंगे, बचेगा क्या, n बचेगा और k बचेगा, तो इसकी कोटि हो जाएगी n क्रॉस k। अब यहाँ पर हमें दो अवयवों को आपस में जोड़ना है, तो दो अवयवों को हम तब जोड़ सकते हैं आपस में या घटा सकते हैं आपस में, कब, जब दोनों अवयवों की कोटियाँ समान हों। तो इसका मतलब ये हो गया जाके कि p क्रॉस k भी वही होगा और n क्रॉस k भी वही होगा। तो यहाँ पर तो k लिखा है, इसमें यहाँ पर भी k है, ठीक, ये दोनों चीज़ें तो समान है। फिर कोटियाँ समान करना है, तो अगर p बराबर हो जाए n तो क्या होगा, इन दोनों अवयवों की कोटि समान हो जाएगी, तो लिख देंगे n बराबर p। तो ये आंसर आ जाएगा k बराबर 3 और n बराबर p। अब देखते हैं इसमें कौन सा विकल्प सही है। या इसको लिख दें k बराबर 3 और p बराबर n, तो ये फर्स्ट विकल्प सही है, फर्स्ट वाले को हम सही कर देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 22 में हमें पता करना है कि 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी। तो 7 इंटू अवयव जो x है उसकी कोटि क्या है, x की है 2 क्रॉस n, लिख देंगे 2 क्रॉस n माइनस 5 और इसकी कोटि क्या है z की कोटि है 2 क्रॉस p, यहाँ पर लिख देंगे 2 क्रॉस p। अब अगर अवयव में किसी हम अचर संख्या से गुणा कराते हैं तो उसकी कोटियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, या कहें उसकी जो कोटियां हैं वो अपरिवर्तित रहती हैं। तो अगर 7 से गुणा करा देंगे तब भी इस अवयव की कोटि होगी 2 क्रॉस n। क्यों, क्योंकि अगर 7 से हम गुणा करा दें तो क्या रो और कॉलम की संख्या बदल जाएगी, नहीं बदलेगी, ठीक। तो इसलिए अगर कांस्टेंट से किसी अवयव में हम गुणा कराते हैं तो उसकी कोटि अपरिवर्तित रहती है। तो यहाँ 2 क्रॉस n थी, 7 से गुणा करा दिए तो यहाँ भी कोटि कितनी हो गई, 2 क्रॉस n हो गई। माइनस इस अवयव में 5 से गुणा कराएंगे तब भी इसकी कोटि क्या होगी, 2 क्रॉस p होगी। अब यहाँ पर हमें दो अवयवों को घटाना है, तो आपको अभी 21 नंबर क्वेश्चन में बता चुके हैं कि अगर दो अवयवों की कोटियाँ समान हैं तभी आप उन अवयवों को आपस में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो क्या होना चाहिए, 2 क्रॉस n और 2 क्रॉस p समान होना चाहिए। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो ये दो चीज़ें तो समान हैं, परंतु यहाँ पर n है और यहाँ पर क्या है, p है, ये चीज़ें समान नहीं हैं। तो अगर हमें कोटियों को समान करना है तो क्या हो जाए, n बराबर p हो जाए, ठीक, क्या हो जाए, n बराबर p हो जाए। तो जब n बराबर p होगा तो इसमें n की जगह पर हम p रख दें तो इसकी कोटि क्या होगी, 2 क्रॉस p, ठीक, और इसकी 2 क्रॉस p होगी। या हो सकता है अगर p की जगह पर n रख दें तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2 क्रॉस n हो जाएगी। n बराबर p है, ठीक, तो इसमें रखेंगे n बराबर p, तो 2 क्रॉस p मिलेगा, ये भी 2 क्रॉस p है। अगर हम p की जगह पर n रख दें तो ये तो 2 क्रॉस n है, ये भी क्या मिलेगा, 2 क्रॉस n मिलेगा, ठीक। तो कोटि हो जाएगी जो इनके घटाने से अवयव हमें मिलेगा उसकी कोटि हो जाएगी 2 क्रॉस p होगी, या कहें हम 2 क्रॉस n होगी। तो देखते हैं इसमें क्या 2 क्रॉस n दिया है कि 2 क्रॉस p दिया है, तो इसमें 2 क्रॉस n दिया है, ठीक। तो लिख देंगे कौन सा आंसर है, आंसर में लिख देंगे आंसर कौन सा, 2 क्रॉस n।